अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान वलीद अबीर। मलिक साहब की गैर मौजूदगी में शो की मेज़बानी आज मैं कर रहा हूं। तो नाज़रीन, आज इस शो में हम बात करेंगे मुल्क की सियासत से मुताल्लिक, मुल्क में जो अपोजिशन जमातें हैं वो क्या सियासी हिकमत अमली इख्तियार करने जा रही हैं आने वाले दिनों में। PTI का पेशावर जलसा जो है वो कितना कामयाब रहा, इससे मुताल्लिक बात करेंगे। आने वाले दिनों में PTI क्या सियासी हिकमत अमली इख्तियार करेगी, क्या अपोजिशन एक बार फिर जलसों और एहतजाज की सियासत करने जा रही है, क्या हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान किसी भी किस्म के मुज़ाकरात की गुंजाइश है, इससे मतलब भी हम बात करेंगे इस शो में। और इस शो में हमारा साथ देंगे, हमारे साथ मौजूद हैं परवेज़ संधीला साहब, नून लीग के रहनुमा हैं। इसके साथ ही हमारे साथ मौजूद हैं लिहाज अली, जो कि ब्यूरो चीफ हैं पेशावर के। सबसे पहले हम रुख करेंगे लिहाज अली की जानिब, जो कि ब्यूरो चीफ हैं पेशावर। लिहाज साहब, बताएगा कि क्या सियासी हिकमत अमली इख्तियार करने जा रही है PTI, क्या अपोजिशन एक बार फिर जुलूसों और एहतजाज की सियासत करने जा रही है KPK में? बहुत शुक्रिया। जिस तरह भी आपने कहा है, तो आपको पता है कि पाकिस्तान में जब भी मौसम में थोड़ी सी खुनकी पैदा हो जाती है तो पाकिस्तानी सियासत जो है उसमें जलसी जुलूसों का सिलसिला शुरू हो जाता है। और जलसी जुलूस का ये सिलसिला नॉर्मली अक्टूबर से लेकर हम देख सकते हैं तकरीबन अप्रैल और मई तक तवातर के साथ जारी रहता है। तो इसी को देखते हुए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने भी आज जलसे का एहतमाम किया था। पेशावर में अगर खैबर पख्तूनख्वा की सूबाई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत भी है, इसी वजह से जलसे का इनेकाद किया गया, क्योंकि तवील अरसा हुआ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सूबाई, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मरकजी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत पर तवातर के साथ ये इल्ज़ाम आयद किया जा रहा था कि वो इमरान खान की रिहाई के लिए उस तरह की कोशिशें नहीं कर रही है। इस रिहाई की कोशिशों की न होने और सोशल मीडिया पर मुसलसल जो है वो पार्टी क़ियादत को निशाना बनाने के बायस अली अमीन गंडापुर की जानिब से आज जलसे का एहतमाम किया गया। अभी हम देखते हैं कि मोमेंटम किस हद तक बरकरार रहता है, लेकिन मुझे लगता नहीं है, क्योंकि आज के जलसे में कोई ऐसा ब्रेक थ्रू, कोई ऐसा बड़ा ऐलान, कोई ऐसी बड़ी तवक्कुआत के मुताबिक कोई ऐसी चीज थी नहीं कि जिससे हम तवक्को कर सकते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने मुस्तकबिल के लिए लाहे अमल तैयार किया है। जी अच्छा, लिहाज ये भी बताएगा कि जिस तरह हमने देखा KPK में सैलाबी सूरत हाल रही, जिस तरह अलार्मिंग सिचुएशन अभी तक है वहाँ पे, क्या हुकूमत को लगता नहीं है कि पहले इन तमाम तर चीज़ों से निपटा जाए, उसके बाद फिर सियासत की जाए? इससे मुतालिक कोई किसी किस्म का बयान सामने आया हो? नहीं, एक तो ये है कि खैबर पख्तूनख्वा के बारिश और जो सैलाब की सिचुएशन थी, आपको पता है वो क्लाउड बर्स्ट वाली थी, वो पंजाब की तरह नहीं थी जो हम कह सकते हैं कि हफ्तों और महीनों तक वहां पर बारिश का पानी खड़ा रहा। लेकिन इसकी निस्बत खैबर पख्तूनख्वा में जो कुदरती आफात हुई, हाँ इस वक्त हुई है। रेस्क्यू तो ऑपरेशन मुकम्मल कर दिया गया, इस वक्त रिहेबिलिटेशन ऑपरेशन जो है वो जारी है। लेकिन रिहेबिलिटेशन ऑपरेशन को किस तरह किया जा रहा है, ये इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए एक बहुत बड़ा मसला है। और इस जलसे में इस हवाले से कोई ऐसा ऐलान नहीं किया गया। आपको हैरानगी होगी, एक इस जलसे में अमूमी तौर पर जो मेहमान खुसूसी होता है वो नॉर्मली सबसे बड़ा और सबसे आखिर में स्पीच कर दे। अली अमीन गंडापुर ने तिलावत के बाद जो बाकायदा जलसे का एहतमाम किया गया, सबसे पहले अपनी स्पीच कर दी और उसके बाद वहां पर बैठ गए। बाद में हमने देखा कि जी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अली मोहम्मद खान, फिर मस्ती खेल साहब, फिर जो थे वो दाऊद शाह साहब और फिर जो थे वो जुनैद खान साहब जो आए और उन्होंने तकरीरों का सिलसिला शुरू किया। अगर आप अली अमीन गंडापुर की तकरीर को गौर से देख लें तो एक मरतबा फिर उन्होंने फील्ड मार्शल से एक किस्म से रिक्वेस्ट किए कि बराए मेहरबानी इमरान खान की रिहाई के लिए अगर है तो हम आपके साथ जो है वो के मामलात तय किए जाए। ये एक तो उसने कहा कि इस वक्त इस मुल्क में आसिम ला चल रहा है, अगर आसिम ला चल रहा है तो हम फील्ड मार्शल से रिक्वेस्ट कर रहे हैं। एक ये उसने कहा, बाद में उन्होंने वही जो रवायती पार्टी की बात थी वो उन्हीं को दोहराया है। जी ठीक है। परवेज़ संधीला साहब, आप बताइएगा कि क्या अपोजिशन जमातें जो हैं वो PTI बिलखुसूस जुलूस और एहतजाज की सियासत की तरफ जा रहे हैं, हुकूमत इसको सीरियस ले रही है? कितना चैलेंजिंग लगता है आपको ये? थैंक यू वेरी मच जी। मैं पहली बात तो ये है कि ना कुछ सीरियस ले रहा है और ना ही कुछ सीरियस लेना चाहिए। मतलब कि हुकूमत कोई पार्टी हो तो सही, मुल्क में कोई अपोजिशन हो तो सही। मुझे तो इस मुल्क में कोई अपोजिशन नजर ही नहीं आ रही है। अपोजिशन इमरान खान साहब के दौरे हुकूमत में थी जिसका नाम PDM था। अब बाकायदा मुल्क की जो बड़ी जमातें थी वो एक प्लेटफॉर्म पर इकट्ठी थी, मुनज़्ज़म होकर एक तहरीक चला रहे थे। लेकिन यहाँ पे हर 3-4 महीने के बाद अली अमीन गंडापुर साहब जो हैं वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बच्चों को लॉलीपॉप देने के लिए एक ऐसी जगह पे इकट्ठ रख लेते हैं जहाँ पे कोई 25-30 देगे पकवाते हैं, उनको खाना वाना खिलाते हैं और वहां पे वो गपशप लगा के चले जाते हैं। स्वाय इसके और कोई ये अपोजिशन है।
या अपोजिशन का रोल ये होता है, किरदार ये होता है? देखें, इस वक्त जो डिस्कस होना चाहिए ना, मैं आपके प्रोग्राम का इंट्रो सुन रहा था, इसमें जो है मुझे तो नजर ही नहीं आया कि एक अक़वाम मुत्तहिदा का 80वां इजलास हुआ है जिसमें आपके वज़ीर-ए-आज़म साहब आपके मुल्क की नुमाइंदगी करके आए हैं। उससे पहले वो सऊदी अरब के साथ एक तारीखी मुआहदा करके आए हैं। फिर उसके बाद ट्रंप के साथ जो उनकी मुलाकात हुई है 1.5 घंटे की 90 मिनट में, साथ में फील्ड मार्शल से इस खित्ते के फैसले जो हैं वो हो रहे हैं। डिस्कस तो ये होना चाहिए इस वक्त, लेकिन पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ डिस्कस हो रही है जो कि सिर्फ टीवियों की हद तक है। जिस जलसे की ये बात कर रहे हैं, भाई से ये भी पूछ लें कि वहां पे लोग कितने थे। अभी मैं नहीं महेंद्र पंचोता साहब का एक ट्वीट अच्छा, परवेज संदेला साहब, आपको ये बताऊं कि इस शो के तवज्जुह से हमने जो भी वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की जानिब से बड़े बेहतर अंदाज में मौक़िफ़ पेश किया गया है, वो भी शो का हिस्सा है। हमने बात करनी है इससे मतलब, लेकिन अभी हम बात कर रहे हैं मुल्क की सियासत की, कि इस वक्त जो है मुल्क की सियासत में क्या चल रहा है, उससे मतलब बात करेंगे। लेकिन हम बाद में इसके वज़ीर आज़म ने जिस तरह मौक़िफ़ पेश किया उससे मतलब की बात करेंगे। कंटिन्यू कीजिएगा। बिल्कुल ठीक है। नहीं, मैं इस वक्त क्योंकि इस वक्त का मतलब यहाँ पे मौजूद हूँ, अभी तक भी न्यूयॉर्क में हूँ, प्राइम मिनिस्टर कल चले गए हैं, तो बहुत सारी चीजें जो हमने अपनी आंखों से देखा है। बट एनी हाउ, अब देखें, जल्द से जुलूस करना तो हक है, वो किया करने भी चाहिए, लेकिन देखना यह है कि इन जल्द से जुलूसों से कुछ निकल रहा है। देखिए, एक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो खुद एक प्लेटफॉर्म पे नहीं है ना। आप देखें ना कि अली मोहम्मद खान साहब कोई और बात कर रहे हैं, सोशल मीडिया कोई और बात कर रहा है। हाँ, अगर आपने अपोजिशन कहना है तो आप ये 15-20 जो ट्विटर हैंडल अकाउंट है उनको अपोजिशन कहना तो आप कह सकते हैं, क्योंकि वही फैसला करते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने करना क्या है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने खड़ा कहाँ होना है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जाना क्या है। अली अमीन गंडापुर साहब जो है वो कोशिश कर रहे हैं सर्वाइव करने की हर लिहाज से, क्योंकि उनको आगे जाकर कुछ खतरात हैं कि कहीं वो किसी सजा के बदले में नाअहल ना हो जाए। और उसके अलावा इमरान खान साहब से वो मुलाकात नहीं करना चाहते। इमरान खान को खुद कुछ अंदर पता नहीं है। और ये सारी चीजें मिल मिलाकर स्वाय इसके कि खाना खाने के लिए और वर्करों को बुलाकर खुश करने के लिए और कोई मकसद नहीं इस जलसे जुलूस का। और उसके अलावा कौन सी अपोजिशन में जमातें हैं बताएं जो किरदार अदा कर सकती हैं, कोई रोल अदा कर सकते हैं। और अगर कोई रोल किरदार अदा कर भी सकता है तो क्या इमरान खान साहब उनको करने देंगे? अलीमा खान साहबा जो कि इमरान खान साहब की बहनें, अब वही पॉलिसी बना रही है, वही बताती है कि इमरान खान साहब क्या कह रहे हैं, कैसे करना है। तो ये जनाब एक मेरी नजर में तो मुल्क में कोई ऐसा कोई अपोजिशन है ही नहीं है इस वक्त। रूलर पार्टी है, उनके साथ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है, दूसरी जमातें हैं, वो रूल कर रही हैं, अवाम के लिए काम कर रहे हैं, दुनिया में मुकाम पैदा कर रहे हैं, पाकिस्तान आगे जा रहा है। तो इमरान खान साहब जो हैं वो कहीं ना किसी ना किसी जगह पे कोई ऐसा काम करते रहेंगे और अली अमीन गंडापुर साहब बच्चों को लॉलीपॉप देते रहेंगे। इसके सिवा मुझे तो ऐसा कुछ नजर नहीं आता। ठीक है। लिहाज अली साहब बताएगा कि परवेज संदेला साहब ने अच्छे अंदाज में बताया है कि सर्वाइव करने की कोशिश की जा रही है अली अमीन गंडापुर की जानिब से। आपको लगता नहीं है कि ये सर्वाइवल जो है एक तकसीम नज़र आती है हमें PTI में, और ये तकसीम जो है बढ़ती जा रही है? एक जो पार्ट है वो कोई और मौक़िफ़ रखता है, एक हिस्सा कोई और मौक़िफ़ रखता है, एक तकसीम बाकायदा तौर पर नज़र आ रही है PTI में। ये बताएं मुझे, जब इतनी बड़ी सियासी जुमात होगी तो उसमें तो इस तरह की होती रहती है। पाकिस्तान पीपल पार्टी में भी यही तो होता है, मुस्लिम लीग नून में भी यही होता है। अमूमी तौर पर आपको खुद पता है, सागडार साहब का अलग मौक़िफ़ होता है, ख्वाजा आसिफ साहब का अलग मौक़िफ़ होता है। ये होता है सियासी जुमातों में। हाँ, दूसरी जानिब ये है कि इस वक्त बुनियादी तौर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में हो क्या रहा है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में इस वक्त आज का जो जलसा था, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़ियादत पर यह इल्ज़ाम था कि संजीदा माहौल नहीं बना रही है, वर्कर को मोटिवेट नहीं कर रही, वर्कर को मूव नहीं कर रही है। एक जो मोमेंटम होता है खान की रिहाई के लिए वो नहीं बन रहा है, और उसके लिए आज इस जलसे का एहतमाम किया गया था। ये जलसा बुनियादी तौर पर मेरे ख्याल में, इसलिए मैं कहता हूँ, मेरी ज़ाती राय है कि एक आई वाश है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर के कि हाँ जी हमने तो जलसा किया, हम तो जी अडियाला जेल भी रेगुलरली जा रहे हैं और वो कुछ भी कर रहे हैं। तो मेरे ख्याल में इस हवाले से किया जाना चाहिए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर इख्तिलाफात है। आज जो अलीमा खान का जिक्र किया, अलीमा खान पंडाल पे नहीं बैठी थी, ऊपर स्टेज पर नहीं बैठी थी, वो पंडाल में मौजूद थी वर्कर के साथ। और तकरीबन इमरान खान की चारों बहनें। लिहाज यहाँ पे एक बड़ा क्लियर क्वेश्चन है। आप क्योंकि पेशावर में तमाम तर मामला भी कवर करते हैं, जलसे जुलूस भी आप बाकायदा तौर पर मुलाहिजा भी करते हैं, देखते हैं, कवर करते हैं इनको, ये बताएगा कि ये जो जलसे आप देख रहे हैं वहाँ पे, क्या बानी PTI की रिहाई इनसे मुमकिन होगी? नहीं, बिल्कुल नहीं होगी। इसलिए मैंने ये लफ्ज इस्तेमाल किया, आई वाश है।
ये जलसा जो है वो आज का एक वाही वाश है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर को सिर्फ ये यकीन दिलाने की कोशिश की जा रही है कि जी हम तो कोशिश कर रहे हैं, हमने जलसा भी किया, हम शायद जुलूस भी निकाले, हम शायद कुछ और भी करें। बयानात तो रोजाना की बुनियाद पर खुद आपको पता है दिए जाते हैं, बने बनाए बयानात होते। कोई ऐसी संजीदा कोशिश जो सियासी बुनियादों पर सियासी रहनुमा की रिहाई के लिए किए जाते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से किए नहीं किए जा रहे। देखिए ये सवाल यकीनन अभी आपका होगा कि क्यों नहीं किए जा रहे हैं। सवाल बुनियादी तौर पर यह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में इख्तियार का मालिक कौन है, कौन सा वो शख्स है कि जो बता सकता है कि इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में वो फैसला कर सकता है। इस वक्त जो असद कैसर है, इस वक्त जो अली अमीन गंडापुर है, इस वक्त जो उनकी बहनें हैं, या इसके अलावा पार्टी की जो दीगर रहनुमा है, मुझे बताओ क्या सलमान अकरम रजा के पास इख्तियार है? बिल्कुल नहीं। बदकिस्मती से यहाँ की सियासी जमाती इस हद तक कमजोर है कि उस खानदानी और उस निजाम से निकल ही नहीं पाती, जिसकी वजह से इस वक्त जो हतमी फैसला होगा वो फिर भी इमरान खान ने करना है। मैं आपको सिर्फ मौलाना साहब की एक बात बताऊंगा। मौलाना फजल रहमान से कुछ दिनों पहले मेरी मुलाकात हुई थी। मौलाना साहब ने कहा कि सलमान अकरम राजा मेरे पास तशरीफ लाते हैं और कहते हैं कि जी खान का ये बुनियादी तौर पर एक मिशन है और हमने इसे कामयाब बनाना है। कुछ दिनों बाद असद कैसर साहब आते हैं और वो कहते हैं कि जी खान का ये एक मिशन है और ये टास्क है, हमने इसको कामयाब बनाना है। वो कहते हैं कुछ दिनों बाद एक और रहनुमा आ जाता है, कुछ दिनों बाद एक और बैरिस्टर गौहर साहब आ जाते हैं, वो मुझे बता देते हैं, कहते हैं कि जब तक इमरान खान अपनी बहन के जरिए मुझसे कोई बात नहीं करता, मैं समझूंगा कि उस वक्त कोई भी संजीदा माहौल नहीं बन रहा है। बुनियादी तौर पर इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में किसी के पास भी फैसला कुन जो इख्तियारात है वो हासिल नहीं होने। ठीक है, परवेज सिंधिया साहब आप बताएगा कि नई आईनी तरमीम की बातें बड़ी सुनने को मिल रही हैं, क्या पीपल्स पार्टी हुकूमत का साथ देगी अगर ऐसा होगा? और ये भी बताएगा कि हुकूमत और पीपल्स पार्टी के बिलखुसूस जो ताल्लुकात हैं उनका मुस्तकबिल आप क्या देख रहे हैं? मेरे ख्याल में जी बड़ा ताबनाक है। आप पीडीएम के दौर से शुरू होने वाला ये जो इत्तेहाद है, बल्कि मैं तो कहूंगा ये मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब और बेनजीर शहीद साहबा है, जो ये ख्वाब उन्होंने देखा था वो ख्वाब अब तो बड़ा तनावर दरख्त बन चुका हुआ है। पीडीएम का दौर हो, चाहे वो अपोजिशन का हो, चाहे वो हुकूमत का हो। आज आप देख लें जो सदर आसफ अली जरदारी साहब है वो चाइना में थे, पाकिस्तान के लिए थे, पाकिस्तान के दफा के लिए आपने देखा है। अब बहुत सारी उनकी तस्वीरें देख रहे थे, बहुत सारे मुआहदे देख रहे थे। इस तरह वज़ीर-ए-आज़म मियां मोहम्मद शहबाज साहब जो हैं वो सऊदी अरब से इंग्लैंड से अमेरिका, वहां से अमेरिका से वापस जा चुके हैं, इस वक्त इंग्लैंड में है। अगले एक आध दिन के बाद वो भी पाकिस्तान में होंगे। साहब आपने कहा कि तनावर दरख्त बन गया है, लेकिन ये तनावर दरख्त जो है ना पंजाब में नजर आता है ना सिंध में नजर आता है। आजकल जो है अजीब सी सियासत देखने को मिल रही है, इल्जाम तराशी देखने को मिल रही है। वज़ीर इत्तलात सिंध कुछ और कह रहे हैं, उनका जवाब देने के लिए नोली की जो वज़ीर इत्तलात है पंजाब अज़मा बुखारी वो जवाब दे रही हैं। ये सियासत एक नजर आ रही है, इससे मतलब आप कहेंगे क्या कहेंगे? ये तनावर दरख्त है क्या? ये सियासत में सियासत ही नजर आएगी मेरे भाई। ये सियासत है तो सियासत ही नजर आएगी। और ये जो जमहूरियत है ना, इसमें ये जो कोई इख्तिलाफ होता है ना, ये जमहूरियत का हुस्न है। जब तक जमहूरियत में इख्तिलाफ नहीं होगा वो जमहूरियत ही नहीं होगी। तो देखिए दो अलहदा जमातें हैं, ये दो अलहदा जमातों के दो अलहदा नजरियात हैं, इन दो अलहदा जमातों के अलहदा मंशूर हैं, इन दो अलहदा जमातों के ये दो मुख्तलिफ सूबों की जमातें हैं। वहां पे उनकी मतलब आप कोई भी चीज कह सकते हैं सिवाय एक चीज के कि ये पाकिस्तान के लिए इकट्ठे हैं। बाकी इनकी आइडियोलॉजी से लेके हर चीज अपनी अपनी है, लेकिन इसके बावजूद जो इसमें इनको मुत्तहिद करती है वो है मिसाक जमहूरियत और लफ्ज पाकिस्तान, उसके लिए ये करते हैं। तो नीचे दरमियान में अगर आपको किसी जगह पे वो जैसे तनावर दरख्त के दरमियान में कभी कभी जब सूरज जा रहा है तो नीचे जो चारपाई होती है उसमें थोड़ी सी धूप भी आ जाती है, लेकिन अगले कुछ सेकंडों के बाद छांव दोबारा वापस आ जाती है। तो ये एक हुस्न है जमहूरियत का जिसको लेके चल रहे हैं। और इस पंजाब में वज़ीर इत्तलात क्या कह रही हैं या सिंध के वज़ीर इत्तलात क्या कह रहे हैं या किस तरह, तो ये आप ये देखें कि आसफ अली जरदारी क्या कह रहा है, आप ये देखें कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ क्या कह रहा है, वो है पॉलिसी। अगर वहां पे आपको कुछ नजर आ रहा है कि आसफ अली जरदारी साहब ने कुछ कहा या प्राइम मिनिस्टर कुछ कहा तो फिर आप मुझे पूछ सकते हैं। बाकी नीचे चीजें चलती रहती हैं, जमहूरियत है, उनको आजादी है। असल चीज तो यह है कि मुल्क तरक्की कर रहा है। आप ये देखें ना कि आज इस खिते का चौधरी कौन है, इस खिते का चौधरी पाकिस्तान है। इस खिते के चौधरी को कौन लीड कर रहा है? मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ लीड कर रहे हैं। इस खिते की सिक्योरिटी के मामलात को कौन देख रहा है? फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर देख रहा है। उनकी मर्जी से फैसले हो रहे हैं, चाहे वो चाइना है चाहे वो बांग्लादेश है। आप देखें कि हिंदुस्तान आज जिस वक्त मैं बैठा हूं, अब से कुछ देर के बाद हम लोग यूनाइटेड नेशन के ऑफिस जा रहे हैं। आप हिंदुस्तान के वहां पे तकरीर करने आ रहे हैं,
मोदी आया करता था, यहाँ पर आकर बड़े फख्र से बताया करते थे। उनको आपने वजीर खारजा तक धकेल के रख दिया, आज उनका वजीर खारजा तकरीर कर रहा है। मोदी यहाँ पर आने के काबिल नहीं छोड़ा आपकी पाकिस्तान की इसके टॉप लीडरशिप में। उसमें जाहिर है मिलिट्री भी शामिल है, उसमें आपकी जमहूरी और अस्करी क़यादतें मिलकर काम कर रही हैं। तो असल चीज तो ये है, हमें देखना ये है मुल्क में 2-4 वजीर इत्तलात ऊपर नीचे बात करें, उनसे क्या फर्क पड़ेगा? थोड़ा सा ऊपर होकर सोचना पड़ेगा इस वक्त। ठीक है, डिबेट को यहीं से कंटिन्यू करेंगे, लेकिन इस ब्रेक के बाद हम जो हैं वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने जिस तरह मौसर अंदाज में UN की जनरल असम्बली में खिताब किया, तकरीर की, जिस तरह चीज़ों को एलैबोरेट किया, उससे मतलब हम बात करेंगे, लेकिन इस शॉर्ट ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, बात करेंगे वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने जिस तरह अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली में बड़े ही मौसर अंदाज में खिताब किया, बड़ा धुआंधार खिताब कहा जा रहा है इसको, जिस तरह हर चीज़ को तरतीब से एलैबोरेट किया है, चाहे वो क्लाइमेट चेंज हो, गज़ा का मुकदमा हो या फिर और मामलात, तमाम तर मामलात को बड़े अच्छे तरीके से एलैबोरेट किया है। और इसके साथ ही पाक अमरीका ताल्लुकात एक नए दौर का इसका आगाज़ हो गया है। मौक़िफ़ लेंगे, परवेज़ संधीला साहब हमारे साथ मौजूद हैं। परवेज़ संधीला साहब, बताइएगा कि आप न्यूयॉर्क में मौजूद हैं इस वक्त, क्या होने जा रहा है, कोई डेवलपमेंट बताएं हमें। तो देखें जी, सब तो पहले तो आपने जो भी बात की है कि ये एक बड़ा कमाल का खिताब था। इससे पहले हम लोग सुनते रहे खिताब के मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने खिताब किया, जनरल ज़िया ने किया, और बहुत सारे खिताबों के बारे में गुफ्तगू होती रही। लेकिन कल का खिताब, अब देखें पिछले, अगर आपको याद हो तो पिछले सेशन में शहबाज शरीफ साहब जो हैं उन्होंने पहले इस दफा पहले जो है नेतन्याहू की तकरीर थी, और उससे पहले पाकिस्तान की क़यादत में दुनिया के तकरीबन 70% मुल्कों ने वॉकआउट किया है, दुनिया के 70% ने, और इसको लीड किया मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब ने। और ये सिर्फ मुसलमान मुल्क नहीं थे, बल्कि इनमें बहुत सारे। अच्छा संधीला साहब, ये सोशल मीडिया में भी गर्दिश कर रहा है, एक वीडियो भी वायरल हुआ है जिसमें नजर आ रहा है कि नेतन्याहू साहब जो है वो खाली कुर्सियों से खिताब कर रहे हैं। जी बिल्कुल, मैं वहां पे मौके का गवाह हूं, हम लोग उस गैलरी में बैठ के सुन रहे थे। वो लिटरली खाली था। मेरा नहीं ख्याल 15% या 10% लोग बैठे होंगे, बाकी तमाम लोग वॉकआउट कर गए थे। लेकिन वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की जब खिताब से हुआ था तब हमने देखा कि इस्लामिक लीडर्स जो हैं वापस आ गए थे और वो भर चुका था हॉल। जी बिल्कुल, जैसे ही ऐलान हुआ कि इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान के वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो खिताब करने आ रहे हैं, तो फौरन तमाम के तमाम ममालिक ज्यादा आ गए और वापस आ गए हैं। और वो इस्लामी के अलावा मगरबी ममालिक भी वहां पर मौजूद थे। और फिर शहबाज साहब की तकरीर बड़ी कमाल की थी। देखिए, उन्होंने हिंदुस्तान के बारे में एड्रेस किया कि किस तरह उन्होंने हिंदुस्तान के जो 6 त्यारे हैं उनको वो जिसे कहते हैं कि गार्बेज बना के रख दिया है, या बल्कि उनको मेरे ख्याल में इससे बेहतर लफ्ज उसके लिए इस्तेमाल नहीं किया, अच्छा किया। उसके अलावा उन्होंने गजा के मुसलमानों के लिए कहा कि ये नहीं हो सकता कि गजा के मुसलमानों पर ये जुल्म होता रहे और हम लोग देखते रहे। कश्मीर के हवाले से उन्होंने बात की है। हिंदुस्तान को जिस तरह से कल शहबाज शरीफ साहब ने अपनी तकरीर में लताड़ा, मेरा ख्याल है हिंदुस्तान इसको कभी भी नहीं भूल सकता। फिर आपके जो ये मौसमियाती तब्दीलियां हैं उस पर बात की है। तो तकरीर जो थी एक मुकम्मल तकरीर थी। तकरीर के दौरान बार बार डेस्क बैठे रहे हैं, उनकी तकरीर को अप्रिशिएट किया जाता रहा है। और उसके अलावा तकरीर करने के बाद भी वज़ीर आज़म साहब जो हैं वो मुख्तलिफ इवेंट्स और मुलाकातें करें। लेकिन मैं आपको एक दिन पहले लेके जाऊंगा जब सदर ट्रंप जो है वो एक मीडिया टॉक कर रहे थे, और उस वक्त क्योंकि जाहिर है हम लोग वहां पर मौजूद थे कि उस वक्त व्हाइट हाउस में ऑलरेडी पाकिस्तान का वफद मौजूद था, और उन्होंने बताया था कि वो तशरीफ ला रहे हैं मेरे पास। अब पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर एक ग्रेट मैन है, फिर फील्ड मार्शल साहब जो है वो एक ग्रेट मैन है, वो मेरे पास आ रहे हैं, इसी कमरे में आएंगे। और मैं आपको ये बताऊं कि ये 90 मिनट की मुलाकात थी जिसमें उन्होंने अपना रोज गार्डन स्पेशल प्राइम मिनिस्टर का हाथ पकड़कर, जिस तरह बड़ा फ्रेंडली माहौल में जाते हैं, दिखाया है। फिर उनका वहां पे कुछ नया शॉपिंग मॉल बना था सदर ट्रंप का, जाहिर है आपको पता है वो यहाँ पर उनके ट्रंप टावर से लेकर उन्होंने वो दिखाया जाकर। उसके अलावा खित्ते की सूरत हाल पर, उसके अलावा जो फिर, हाँ एक चीज और मिस कर रहा हूं मैं, 6 इस्लामी तगड़े मुल्कों को लीड किया मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब ने सदर ट्रंप से मुलाकात करते हुए। एक मुलाकात हुई थी जिसमें इस्लामिक लीडर्स मौजूद थे, मुलाकात हुई जिसमें कतर भी मौजूद था, जिसमें सऊदी अरब मौजूद था, जिसमें मिस्र मौजूद था, इस तरह बाकी ममालिक भी मौजूद थे, उनको लीड किया। और इस खित्ते में, इस रीजन में इस्राइल हर दिन, गुजरते दिन के साथ जो कर रहा है उसको रोकने के लिए, हिकमती अमले बनाने के लिए, तो मेरे ख्याल में ये एक मुकम्मल। संधीला साहब ये बताइएगा कि ये बताइएगा जिस तरह वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने भी गजा का मुकदमा उठाया है, बाकी मुस्लिम लीडर्स चाहे वो रजब तय्यब एर्दोगान हो या बाकी ममालिक जिस तरह इस इशूज को उठा रखे थे, बेहतर अंदाज में इस इशू को उठाया गया है, लगता है आपको कि आने वाले अब इस दौर में अमली इक़दाम किए जाएंगे? मैं बड़े यकीन के साथ कह सकता हूं, मैंने न्यूयॉर्क में इस दफा जो देखा है गजा पर,
और इसराइल के जुल्म पर जो बात हो रही है मुख्तलिफ। आप ये देखें कि ये एक बहुत बड़ी तब्दीली है जो शुरू हुई थी मगरबी ममालिक में स्पेन की तरफ से। देखें कि उस दिन अपनी तकरीर में जो फ्रांस के प्रेसिडेंट है, जिनके हवाले से मुसलमानों के बड़े तहफ़्ज़ात थे, लेकिन उन्होंने कहा कि हम लोग अमली तौर पर पूरी कोशिश करेंगे ये दो रियासती, इस वक्त जो बहस चल रही है कि दो रियासतें अलहदा बननी चाहिए और फलस्तीन को अलग एक आज़ाद रियासत के तौर पर तस्लीम करना चाहिए। फिर उसके बाद जर्मनी है, फिर उसके बाद ऑस्ट्रेलिया है, फिर उसके बाद पुर्तगाल है, फिर उसके बाद ये देखिए ये मगरबी तमाम ताकतें मुसलमानों से, बल्कि मैं यहाँ पे ये कहूंगा कि किसी हद तक मादरत के साथ मुसलमानों को बाकायदा तौर पर शर्मिंदा किया गया। देखिए मिलियंस ऑफ पीपल, सर, मिलियन ऑफ मैक्रोन फ्रांस के जो सदर थे उन्होंने बड़ी ताकतवर स्पीच की है, उसको बड़े अच्छे तरीके से उन्होंने पेश किया, तमाम पर प्रेजेंट किया इस इशू को। और उनकी तकरीर में जो सबसे नुमाया चीज थी वो फलस्तीन को तस्लीम करना और उनके हक में बात करना और ये कहना कि वो अमली तौर पर कोशिश करेंगे कि ये दो रियासती, क्योंकि सऊदी अरब के साथ मिलकर फ्रांस इस पर बहुत ज्यादा काम कर रहा है, बल्कि यहां पर उनकी बहुत ज्यादा कॉन्फ्रेंस भी हुई है, बहुत ज्यादा मीटिंग भी हुई है। तो मैं ये देख रहा हूं, मुझे बल्कि मेरे ख्याल फलस्तीन का मसला कम अज कम मुझे हल होता हुआ नजर आ रहा है। वो इसकी एक वजह और भी है, फलस्तीन का पहले ईरान पर और फिर कतर पर, और अब देखें सऊदी अरब का पाकिस्तान के साथ मुआहदा करना ये इतना आसान काम नहीं है। देखें एक बहुत बड़ा सऊदी अरब के साथ देखें कितनी बड़ी ट्रेड है हिंदुस्तान की, तो हिंदुस्तान का पाकिस्तान पर हमला जो है वो सऊदी अरब पर हमला तस्वर किया जाएगा, तो ये किसी भी तरह से छोटी बात नहीं है। एक बात आपको और बताऊं, ये पाकिस्तान का इस वक्त जो लीडिंग किरदार है ना, इसने हिंदुस्तान को सिर्फ सफारती सतह पे नहीं, बिजनेस देखें, बैंक ऑफ अमेरिका से लेकर बहुत बड़े बड़े नाम हैं जो अपना काम जो है वो हिंदुस्तान में बैठ के करवा रहे हैं। दौरान जंग एक बात याद रखें कि पाकिस्तान के बहादुर जवानों ने हिंदुस्तान के सारे का सारा इंटरनेट अपने हाथ कर लिया था, उनकी ट्रेनें बंद कर दी, उनके डैम बंद कर दिए, उनकी एटीएम मशीनें हैक कर ली। तो इस वक्त अमेरिका में बैठा हूं, मेरे अपने नॉलेज इन्फॉर्मेशन है कि यहाँ की कंपनियां बड़ी सीरियस जो है वो सोच रही है कि वो हिंदुस्तान से अपना सब कुछ निकाले, क्योंकि हिंदुस्तान कोई सेफ मुल्क नहीं है आईटी के लिहाज से। जो कल तक आईटी के लिहाज से एक बड़ा तगड़ा मुल्क हुआ करता था, आज हिंदुस्तान को ये सब बचाने के लिए बड़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ा, क्योंकि लोग ट्रस्ट नहीं कर रहे कि पाकिस्तान अगर हिंदुस्तान पर इस तरह कब्जा कर सकता है, उनको चंद सेकंडों में हैक कर सकता है, उनकी हर चीज अपने कब्जे में ले सकता है, तो हमारा सारे का सारा निजाम तो हिंदुस्तान में पड़ा हुआ है। तो हिंदुस्तान को आई थिंक यही क्लियर मैसेज है संदेला साहब, आई थिंक यही क्लियर मैसेज है जहां पे आज की डेवलपमेंट है कि अमेरिकी कंपनियों को आईटी, तवानाई और मादनियात के शोबों में सरमायाकारी की दावत दी गई है। पाकिस्तान जी बिल्कुल ऐसे ही है। अब देखिए ये बाकायदा देखें, हम कल तक क्या होता था कि अमेरिका से हमें ट्रेड का तो कभी सोचा भी नहीं था अमेरिका के साथ, आप तो हमेशा अमेरिका से इमदाद मांगने के लिए या इस किस्म की बातें किया करते थे। आज अमेरिकी सदर आपको अपने घर पे बुलाकर पहले फील्ड मार्शल और आज प्राइम मिनिस्टर को इन्वेस्टमेंट की बात कर रहे हैं, और इन्वेस्टमेंट भी अरबों रुपए की है, और उन शोबों में मदनी इन्वेस्टमेंट की बात कर रहे हैं जिन शोबों को कभी हमने हाथ ही नहीं लगाया। देखें आपका मुल्क जन्नत है, उस जन्नत को सिर्फ आपने नीचे से निकालना है, ढूंढना है, सब कुछ अवेलेबल है, और वो अवेलेबल है आपके मुल्क में जो दुनिया के शायद बहुत सारे ममालिक में अवेलेबल नहीं है। लेकिन है क्या, करना क्या है, कौम को मुत्तहिद होना है, ये आपसी जो थोड़े बहुत मसाइल है उससे आगे निकलना है। संदेला साहब ये भी मुझे ऐसा लगता है कि आप भी बताइएगा, रहनुमाई कीजिएगा कि पूरी कौम के पास एक अपॉर्चुनिटी है इकट्ठे होने की, एक साथ होने की, क्योंकि जिस तरह पाकिस्तानी डिप्लोमेसी हम देख रहे हैं, अब पाकिस्तान की जो कौम है उसके पास भी एक अपॉर्चुनिटी है, सियासतदानों के लिए भी पास एक अपॉर्चुनिटी है कि इकट्ठे हों। तब देखें ये तो स्वाय एक जमात के या स्वाय एक इंसान के, जिसका नाम जो जाहिर है इमरान खान साहब है, उन्होंने अपने लिए भी मुश्किलात पैदा की हुई हैं और उन्होंने अपने मुल्क के लिए भी मुश्किलात पैदा करने की कोशिश करते हैं। ये आज का जलसा जब रख रहे थे तो क्या इनको नहीं पता था कि एक दिन पहले वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद शहबाज साहब इक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान का आलमे इस्लाम का मुकदमा लड़ेंगे, खाली पाकिस्तान का नहीं, आलमे इस्लाम का मुकदमा लड़ेंगे, और जिनके खिलाफ लड़ेंगे उनके हक में आज जलसा रख के बैठ जाएंगे। ये एंड ऑफ डे पे इमरान खान साहब को सोचना पड़ेगा, रवैयों में तब्दीली लानी पड़ेगी। पाकिस्तान को सबसे पहले करना पड़ेगा अपनी जात से, अपनी पार्टी से। जब तक देखें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का आपने नाम लिया है, क्या बेनजीर भुट्टो और जो आसफ अली बेनजीर भुट्टो और मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ने वो तहरीर जो मुआहदा किया था मिसाके जमहूरियत, उसका आज आपको असर नजर नहीं आ रहा? क्या ये दो जमातें मिलकर हुकूमत कर रहे हैं? कभी माजी में आपने सोचा था
हम 90 की दहाई के स्टूडेंट हैं। उस दौर हम लोग स्कूल कॉलेजों में पढ़ते थे, यूनिवर्सिटी कॉलेज में, हम ये सोच भी नहीं सकते थे कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और नून लीग एक साथ बैठ सकते हैं। अब ये देखें, मुल्क की खातिर, पाकिस्तान की खातिर तमाम इख्तलाफात बुलाकर इस वक्त वो जुटे हुए हैं। जरदारी साहब चाइना में है और जो शहबाज साहब है वो अमेरिका और इंग्लैंड के दौरे पर है। तो इमरान खान साहब को भी इसी लाइन पे आना पड़ेगा। इसमें उनकी भलाई है, उनकी पार्टी की भलाई है। सबसे बड़ी बात है मुल्क की रियासत की भलाई है। देखिए, उनके साथ उन्होंने बहुत ज्यादतियां की हुई हैं अपने दौर में, अपोजिशन के साथ बहुत ज्यादतियां की हुई हैं, पूरे पूरे खानदान उठाकर जेलों में फेंके हुए हैं। तो होना ये चाहिए कि अपने रवैये में बेहतरी लाएं। अगर वो समझते हैं कि उन्होंने उन्हीं से बात करनी है, तो उनसे बात करने के लिए भी उनके बारे में भी तो रवैया इख्तियार ऐसा करें ना कि वो बात करने पर मजबूर हो कि इमरान खान साहब तो बड़े अच्छे, आप उनको गालियां निकाल रहे हैं, कभी उनको कह रहे हैं कि आसम ला है, कभी आप कह रहे हैं जंगल का कानून है, कभी उनके बच्चों के पासपोर्ट की तस्वीरें लीक करवा रहे हैं, कभी उनकी फैमिलियों के खिलाफ प्रोपोगंडे कर रहे हैं। तो कौन आपसे बात करेगा? आप टेबल पे आए, अच्छे तरीके से बात करें और मुल्क के लिए सोचे, मुल्क के लिए बैठें। जब मुल्क का भला होगा तो मेरे ख्याल में 26 करोड़ आवाम में से हर फर्द का भला होगा। ठीक है नाज़रीन, डिबेट को यहीं से कंटिन्यू करेंगे लेकिन इस शॉर्ट ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, शो में हमें ज्वाइन किया है हुमा बकाई साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का। आप कैसे देख रहे हैं इसको कि जिस तरह वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने UN अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली में खिताब किया और तरतीब से तमाम चीज़ों को एलेबोरेट किया, आने वाले दिनों में क्या मुस्तक़बिल देख रहे हैं आप, और फिलहाल पाकिस्तान की डिप्लोमेसी के पर आप क्या कहेंगे? देखिए, सिफारतकारी के फ्रंट पर तो पाकिस्तान इस वक्त इससे बेहतर फुटिंग पे कभी भी नहीं था। जो इंटरनेशनल मुबस्सिरीन हैं वो भी ये कह रहे हैं कि बैक वक्त रशिया, चाइना, अरब कंट्रीज, गल्फ कंट्रीज और अमेरिका के साथ एक गुड स्पेस हासिल करना बहुत मुश्किल काम होता है। और फिर साउथ एशिया में भी अपने लिए स्पेस क्रिएट करना, बांग्लादेश का लोग हवाला देते हैं। तो मैं समझती हूँ कि इससे ज्यादा अच्छी फुटिंग पर पाकिस्तान नहीं था। जो इंटरनेशनल मुबस्सिरीन जो एक और इसके ऊपर से सवाल उठाते हैं वो ये कि क्या ये गुड स्पेस सस्टेनेबल है, और जाहिर है कि इंडिया में बड़ा इसके हवाले से शोर मच रहा है। तो वो ये कह रहे हैं कि जी इसके बदले पाकिस्तान इनको क्या दे रहा है। एसेंशियली वो इस बात को फैक्टर इन करने को तैयार नहीं है। जो उसके नेसेयर्स हैं, जो उसके खिलाफ हैं, जिनको ये गुड स्पेस समझ में नहीं आ रही कि पाकिस्तान के पास ऐसा क्या है जो ये आप 360 डिग्री इंगेजमेंट देख रहे हैं। जी बहुत वाज़ेह, साफ, सिंपल बात है। स्ट्रैटेजिक लोकेशन है और मई के बाद आपकी जो मिलिट्री एक्सपर्टीज है उसका जो इतना वाज़ेह डिस्प्ले हुआ, उसने सिक्योरिटी मैट्रिक्स में बहुत सारे ममालिक के पाकिस्तान को इन कर दिया है। और फिर पाकिस्तान का एक और तुर्रा इम्तियाज है, और वो ये है कि पाकिस्तान वाहिद मुस्लिम मुल्क है जो टेररिज्म को खुद फाइट कर रहा है और राइट साइड ऑफ इंटरनेशनल लॉ लेके कर रहा है। मेरे ख्याल इसका तीसरा एलिमेंट जो है जिसके बारे में कम बात हो रही है वो मिनरल डिप्लोमेसी है। मेरे ख्याल है US के साथ बिलखुसूस और मेरे ख्याल है कि इन सम वेज चाइना के साथ ऑल्सो पाकिस्तान जो है वो मिनरल डिप्लोमेसी में जाना चाहता है। बस यही बात जो इस वक्त हम सबको समझनी है वो ये कि इस वक्त जो हमारी गुड स्पेस है इसको हम कंसोलिडेट कर पाए, इससे फैज़ उठा पाए और इसको सस्टेन कर पाए। क्योंकि बहुत दफ़ा जो हम ये ट्रैक्शन हासिल करते हैं फिर उसको हम सस्टेन नहीं कर पाते। ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान पहली दफ़ा अमेरिका के साथ सोटू से क्लोज डांस में है, ये पहले भी हुआ है, लेकिन टेक्टिकल रिलेशनशिप रहती है और यही हमारा डिस्ट्रस्ट का वजह है। क्या ये टेक्टिकल रिलेशनशिप ज़्यादा सस्टेनेबल रिलेशनशिप में जाएगी? क्योंकि बहुत सारे लोग इसे सिर्फ ट्रम्प मोमेंट भी कहते हैं कि जो अमेरिकन डीप स्टेट है वो ऑन बोर्ड नहीं है। सिर्फ ये जो ट्रम्प हैं जो गैर रवायती तरीक़ा सदारत है, जिनका गैर रवायती तरीक़ा सफारतकारी है, ये एक उनका पर्सनल ट्रस्ट है। तो देखना ये है कि विल दिस गुड स्पेस गो बियॉन्ड ट्रम्प, या अमेरिकन डीप स्टेट उसे काउंटर करती है या नहीं करती। क्योंकि इंडियन लॉबीज इस वक्त बहुत फाल हुई हैं इस गुड स्पेस को खराब करने के लिए। जी ठीक है। अच्छा, मसाला ये भी बताएगा कि क्या वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने ये भी क्लियर कर दिया है पूरी दुनिया को कि पाकिस्तान जो है वो मुकालमे और सफारतकारी से ही तनाज़ात का हल चाहता है?
जी मेरा ख्याल है उन्होंने वाज़े तौर पे, मैं समझती हूँ कि बहुत बैलेंस स्पीच थी, और मैं इसको बैलेंस स्पीच इसलिए कहती हूँ कि उन्होंने जितने पाकिस्तान के प्रेसिंग इश्यूज थे सबके ऊपर पॉइंटर्स किए, और फिर साथ साथ पाकिस्तान का जो एक समझिए मस्बत किरदार है, जहां पाकिस्तान आगे बढ़ना चाहते हैं, उन्होंने एक्चुअली कहा कि वी लुक फॉरवर्ड टू पीस। और फिर मेरा ख्याल है कि फ़लस्तीन के हवाले से भी बहुत बोल्ड स्टेटमेंट था, और अफगानिस्तान से जो दरअंदाजी है उसको भी इन्होंने क्लैरिफाई किया, सिंध-ताश मुआहदे के बारे में बात की। तो इन समवाइज जितने पाकिस्तान के 100 पॉइंट्स थे उन्होंने उसका भी अहाता किया, और उसके साथ साथ वे फॉरवर्ड की बात की, ये कहते हुए कि हम हर तस्फिया तलब कॉन्फ्लिक्ट के हवाले से बात करने को तैयार है, निगोशिएट करने को तैयार है। मैं सोचती हूँ बहुत स्ट्रक्चर्ड और बैलेंस्ड स्पीच थी, और यूनाइटेड नेशंस के भी कुछ नॉर्म्स होते हैं ना, कुछ नुआंसेस होते हैं, तो उनको का भी इदराक था इस स्पीच में। ठीक है, अच्छा ये भी बताएगा कि हम साहिबा कि बड़े अच्छे अंदाज में गज़ा का मुकदमा भी वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की जानिब से जो है वो रखा गया है पूरी दुनिया की जानिब से, और बाकी जो इस्लामिक लीडर्स हैं उनकी जानिब से बड़े बेहतर अंदाज में ये मौक़िफ़ पेश किया गया है और क्लियर कर दिया गया है। क्या लगता है आपको आने वाले दिनों में कोई अमली इक़दाम उठाए जाएंगे? क्या वाकई ही ये जंगबंदी की तरफ बात जाती नजर आ रही है आपको? देखिए जी, हम जिसके बारे में सबने बहुत अच्छी बात की, आपको पता है कि जब इजरायली प्राइम मिनिस्टर स्पीच करने आए तो यूनाइटेड नेशंस का पूरा हॉल खाली हो गया जी, वॉकआउट हुआ। फिर 80% लोगों ने, 80% यूनाइटेड नेशंस के ममालिक ने फलस्तीन को स्टेट का स्टेटस भी दे दिया है। लेकिन दी एलिफेंट इन द रूम जो कहते हैं ना कि क्या क्या चीज है जो कहाँ कौड़ी अटकी हुई है, तो कौड़ी अटकी हुई है इजराइल के रवैयों पे, क्योंकि यूनाइटेड नेशंस ने तो उन्होंने पूरा हॉल खाली कर दिया, लेकिन उन्होंने जबरदस्ती लाउड स्पीकर लगा के जो उनकी इजरायली प्राइम मिनिस्टर की स्पीच है उसको सुनवाया गजा में, ताकि गजा में लोग सच सुने और उनका मोरल डाउन हो कि उनका मौक़िफ़ वही है और वो इतनी सख्ती से अपने मौक़िफ़ पे खड़े हैं। और ऐसा कोई इशारा मुझे नहीं मिलता। सुना है कि बैकडोर ट्रंप नाराज हैं और उन्होंने कुछ बातों के बारे में इजराइल को कहा है कि वेस्ट बैंक खाली करें, ये नहीं हो सकता वगैरह वगैरह, लेकिन पब्लिकली कोई ऐसा स्टेटमेंट नहीं आया प्रेसिडेंट ट्रंप का जिससे मुझे और आपको लगे कि वो इजराइल की पुष्पनाई से पीछे हट रहे हैं। और इसी पुष्पनाई के बलबूते पर इजराइल जो है वो तवातुर के साथ एक इंटरनेशनल लॉ की लाल खत के बाद दूसरी लाल खत जो है वो तोड़ रहा है। तो मैं जी, आई मीन इट इज वेरी डिफिकल्ट टू राइट नाउ से, और इसीलिए आपने देखा कि अरब वर्ल्ड में सारी उम्र अमेरिका पर एतबार किया अपने सिक्योरिटी फ्रेमवर्क के लिए, और अब उन्होंने पाकिस्तान को उसमें इन किया है। तो मेरा ख्याल है कि हम एक बड़ी मुश्किल दुनिया में रह रहे हैं। शुक्रिया। ठीक है, इसके साथ ही वर्डिक्ट दे रही थी, हमारे साथ मौजूद थी माहिर बैनुल-अक़वामी उमूर हुमा बक़ाई साहिबा हमारे साथ मौजूद थी। इसके साथ ही हमारा साथ दिया इस प्रोग्राम में नून लीग के रहनुमा परवेज़ संधेला साहब, आपका भी बेहद शुक्रिया। नाज़रीन, आपने देखा कि पाक अमेरिका ताल्लुकात जो है वो नए दौर में इसका जो है आगाज़ होने जा रहा है। आने वाले वक्त में क्या डेवलपमेंट्स होंगी, क्या कुछ होगा, पाकिस्तान जो है इससे मतलब अपना क्या मौक़िफ़ रखता है, आने वाला वक्त ही इससे मतलब बेहतर बताएगा। आपसे मुलाकात होगी कल। देखते रहिए प्रोग्राम लाइव विद नसरुल्लाह मलिक।